नमस्कार दोस्तों, गोलचक्कर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमी की क्लास चल रही है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो इकोनॉमी की क्लास है ना भैया, ये पूरी तरह ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित है। पूरी तरह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया नोट से बनाया गया क्लास है, ठीक है ना। पिछली कुछ क्लासों में 3 क्लास चले हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया है ये हम जो है शॉर्ट में देख रहे हैं। कि पिछली जो क्लास है, पहली क्लास में हमने अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अलावा घटक, ये सब सारा चीज हमने डिटेल से देखा था, ठीक है ना। फिर दूसरी जो क्लास है, उस क्लास में हमने अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है, उसके प्रकार हैं, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूरा डिटेल से एकदम देखा था, चाहे वो प्री के डायमेंशन हो या फिर मेंस के डायमेंशन हो। उसके बाद हमने तीसरी वाली क्लास में उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये पूरा हमने डिटेल से देखा था। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, दोनों के डायमेंशन को हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम ये जानते हैं कि इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लाभ पर आधारित हो, जहां पर भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण निजी स्वामित्व का हो, ठीक है ना। यहां पर प्रतियोगिता का वातावरण, निवेश का वातावरण, लाभ का वातावरण, बाजार शक्तियों पर मांग, आपूर्ति और कीमत निर्धारित होती है। ये सब अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो विकसित देश है ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने बताया था कि जहां पर भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण जो है वो सरकार का हो या केंद्रीय सत्ता का हो, ठीक है ना। सार्वजनिक स्वामित्व वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा यहां पर जो है जन कल्याण या लोक कल्याण पर फोकस किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। कुल मिलाजुलाकर उत्पादन किसका होगा, कितना होगा, कहां होगा, ये सब जो है तय करने का काम कौन करती है? सरकारें करती हैं या केंद्रीय जो है कोई ट्रिब्यूनल करती है, प्राधिकरण करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा, जहां पर दोनों की आवश्यकता हो, मतलब कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की आवश्यकता हो, दोनों अर्थव्यवस्था काम करें, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब यहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों स्वामित्व होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि जो है इंडियन इकोनॉमी इस पर आधारित कार्य कर रही है। और इसकी हमने जो है एक तर्क भी दिया था कि क्यों जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया गया है, भारत सरकार के द्वारा इन मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गया है। तो ये सब क्लासेस हमने देख ली है। आप जो है 3 क्लास देखने के बाद ही ये चौथा क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। चलते हैं आज एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है भैया। अभी तक हमने भूमिका, सरकार की भूमिका या उत्पादन के आधार पर देखा था अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की, इसको पूरा डिटेल से देखा। अब जो आपका प्रकार होगा, वर्गीकरण होगा, वो अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार होगा। तो अवस्था के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे ना भाई, तो सीधी सी बात है कि यहां पर 4 प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। एक तो पहली दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया के देश। एक बार और सुना जरा, अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, इनका वर्गीकरण। तो पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया के देश। जो पहली दुनिया के देश होते हैं इनको विकसित देश कहते हैं। ध्यान से एकदम सुनिएगा कि जो पहली दुनिया के देश हैं, इनका जो उपयोग है, इस शब्द का जो उपयोग है, ये विकसित देशों के लिए किया जाता है। जैसे जो ग्लोबल नॉर्थ, एक शब्द आया था ग्लोबल साउथ, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के द्वारा किया गया है ना। 2023 में ग्लोबल साउथ एक समिट भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। ऐसे ही ग्लोबल नॉर्थ है, जितना भी आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे ना, चाहे वो यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, ये सब जो देश आपको मिलेंगे, यहाँ के देश, उसको नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कहेंगे। और यहां पर विकसित देश आपको मिलेंगे, ठीक है ना भैया। तो इसी देश के लिए जो है पहली दुनिया के देश के रूप में संबोधित किया गया ये शब्द, ठीक है। अच्छा, ये जो देश होते हैं ये पूंजीवादी देश होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो देश हैं ये पहली दुनिया के देश हैं। ऐसे आइए दूसरी दुनिया के देश देखते हैं। दूसरी दुनिया के देश, इस शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे समाजवादी जो देश हैं उनके लिए दूसरी दुनिया के देश के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, या विकासशील देशों के रूप में। अभी समझना जरा कि जैसे पूर्व सोवियत संघ था, सोवियत इतने समय जो आपका रूस है, पहले सोवियत, पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है ना। मतलब कि 1991 में इसका विभाजन हुआ तो उसको पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। तो उतने समय की जो अर्थव्यवस्था इसकी थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ऐसे जो चाइना था, चाइना 1985 तक जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था की भांति व्यवहार करता है। लेकिन हालांकि अब इन दोनों की, चाहे वो रूस हो या चाइना हो, दोनों की इकोनॉमी अब ओपन मार्केट नीति को जो है फॉलो कर रही है, पूंजीवाद को एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि दूसरी दुनिया के देश कौन है, तो विकासशील देश, समाजवादी देश, इनको जो है हम उसमें रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तीसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश जो अपना प्यारा सा भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये शब्द जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील, इंडोनेशिया। अच्छा, चूंकि भारत
पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील, इंडोनेशिया और ज्यादातर जो है ग्लोबल साउथ के जो है देश हैं, इसलिए इसको जो है हम ग्लोबल साउथ के रूप में भी अभिव्यक्त करने लगे हैं, तीसरी दुनिया के देश को। ठीक है ना। G20 की मीटिंग हुई थी, इसमें भी ग्लोबल साउथ का शब्द खूब जो है चर्चा में रहा, भारत में जब आयोजित हुआ था G20 की मीटिंग। और इसके अलावा ये जो ग्लोबल साउथ है, ये विकासशील देश के एक समूह है जो भारत के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल से हल्का सा देख लेंगे कि ग्लोबल साउथ आखिर है क्या। आते हैं चौथी दुनिया के देश। चौथी दुनिया के देश जहां मतलब कि विकास की धारा अभी शुरू ही नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा शुरू हुई है, मतलब अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी है उसको हम चौथी दुनिया के देश कहते हैं। जैसे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ पर नाइजीरिया है, सूडान है, ये सब जितने भी देश हैं, लाइबेरिया है ना, कांगो है, तमाम जो देश हैं वो अल्प विकसित देश हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चौथी दुनिया के देश। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अवस्था के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया। ये विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। ये पूंजीवादी और ये आपका जो है समाजवादी, और ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, और बेचारे ये तो अंडर डेवलप्ड ही हैं। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा हम ग्लोबल साउथ को हल्का सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि इसका नेतृत्व भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2023 में भारत सरकार के द्वारा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया गया, जिसमें 123 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जबरदस्त ग्लोबल साउथ के जो है मांग को लेकर के जो है वैश्विक स्तर पर अपनी मांग को जो है मनाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसको देखते हैं कि आखिर ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ उन मूलतः विकासशील देशों का सामूहिक नाम है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में स्थित है। ठीक है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई जो है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित देश हैं विकासशील, उन्हीं को बोलेंगे, नहीं नहीं, जो है उत्तर में भी स्थित है, बशर्ते वो कैसे हैं, विकासशील हैं, बशर्ते वो कैसे हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल साउथ बोलेंगे। ठीक है ना। यह शब्द 1980 के दशक में एकेडमिक जगत में उभरा, किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसकी प्रधानता भारत के जो है प्रयासों से बढ़ी है। फिर कह रहा है कि 2023 में भारत सरकार ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया। 125 देशों ने एक मंच पर आकर के इस अवधारणा को वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र बना दिया। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि ग्लोबल साउथ आखिर है क्या। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जो आर्थिक रूप से विकासशील। अब देखिए यहां पर ये इसकी विशेषता ग्लोबल साउथ की, तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि आखिर ग्लोबल साउथ है क्या। तो आर्थिक रूप से विकासशील देश हैं, इसमें इनका समूह है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अभी ये चल रहे हैं। ठीक है ना। गरीबी, असमानता, संसाधनों की कमी का जो है सामना कर रहे हैं ये देश। ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद का शिकार रहे, मतलब कि ऐसे देश जहां पर जो है ब्रिटेन, फ्रांस या फिर दूसरे जो देश है, पुर्तगाल, इनका जो है पहले एक प्रकार से जो है उपनिवेश स्थापित था और बाद में खैर उनको आजादी मिली। तो ऐसे देशों का एक क्या है, ग्लोबल साउथ समूह है। ठीक ना भैया। अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखा, 4 प्रकार के, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश। ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक और वर्गीकरण, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है 2 प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे नहीं कि किसी का दिल बहुत खुला हुआ होता है, मतलब कि उसको जो है सबसे उनका व्यवहार होता है, ऐसे ही अर्थव्यवस्था हमारी कार्य करती है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्था से लगभग अटैच्ड हो, उसको क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि एक देश से हमारा आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, विश्व के सारे देशों से आयात निर्यात चल रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, ओपन इकोनॉमी कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि अपने में ही कार्य करे, किसी देश से ना तो आयात करे ना तो निर्यात करे, बंद तरीके से व्यवहार रखे, मतलब कि दूसरे अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिलहाल इसको पढ़ के समझते हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से अपना जुड़ाव रखे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से अपना क्या रखे, जुड़ाव रखे, अर्थात यहां पर आयात और निर्यात दोनों होगा। ठीक है ना। सुगमतापूर्ण हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन क्या बताएंगे कि क्या कोई अर्थव्यवस्था 100% खुली रह सकती है, मतलब कि विश्व में अगर मान लीजिए कि 250 देश हैं, तो क्या कोई देश 250 देशों से जो है व्यापार कर सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है? नहीं, 100% कोई भी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। जैसे माना जाता है कि जो विकसित देश है ना, जो पूंजीवादी देश हैं, वो ज्यादातर खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के द्वारा जो है जब ट्रेड अपना जो है व्यापार संरक्षण की नीतियां अपनाती है, तो तमाम प्रकार से जो है वो कई देशों से कटती है, या फिर जैसे उत्तरी अमेरिका से व्यापार नहीं करती है ज्यादा, या फिर ईरान से, है ना, इनके संपर्क में नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर मेरा ये कहना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया भाई खुली अर्थव्यवस्था की बात तो व्यवहार करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चल रहा है, तो पूर्ण रूप से खुली नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जैसे अमेरिका है,
अमेरिका है, उत्तरी कोरिया, ईरान, इन देशों के साथ जो है व्यापार एकदम नगण्य मात्रा में हो सकता हो, नहीं तो नगण्य मात्रा में होता होगा। अब यहाँ इंडिया पाकिस्तान का देखिए ट्रेड एकदम पूरी तरह से जो है बंद है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था कुछ विकसित देश की अर्थव्यवस्था होती है वो खुली अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है, लेकिन 100% खुली अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। तो आई होप ये पता चल गया होगा कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क में हो, आयात निर्यात हो, उसको जो है खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था थोड़ा सा आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से संपर्क में ना हो, ठीक है ना, अर्थात आयात निर्यात की आर्थिक गतिविधियां ना हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में 100% बंद नहीं रह सकती। अच्छा, उत्तरी कोरिया, आपको लगता है कि उत्तरी कोरिया किसी से व्यापार करता होगा? हाँ भाई, करता है ना, चाइना के साथ, रूस के साथ वो व्यापार करता है। इसलिए कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह जो है क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती। जैसे सीरिया है, सीरिया भी मतलब कि थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, पर ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है या बंद अर्थव्यवस्था है। तो ये अंतर संबंधों के आधार पर हमने बताया। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थव्यवस्था के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक जो आपका चला है जितना भी टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा को जो बेस देने वाला टॉपिक है, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। मुख्य तौर पे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन ये जो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम क्षेत्र हमने बनाया है, ये इसका कैटेगराइजेशन इसलिए किया है कि कभी अगर भविष्य में पूछ ले तो आप इसको बता सकें, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम क्षेत्र। तो पहले प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक जो क्षेत्र होगा इसको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। भाई सीधी सी बात, वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता हो। अरे भाई सीधी सी बात है कि जितना भी हम उत्पादन करते हैं या प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको कहाँ रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कृषि, वन की मतलब बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है ना, खनन, उत्खनन, पशुपालन, ये जितनी भी चीजें हैं सब प्रकृति, सब नेचर दे रहा है। तो नेचर के द्वारा जो उत्पाद हमको प्राप्त हो रहे हैं, कैसे उत्पाद हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, ठीक है ना भैया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, जिसमें कृषि, वानिकी मतलब बागवानी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, ये सब सारी चीजें जो है आपका आती हैं, ठीक है ना। चलते हैं द्वितीय क्षेत्र पे। अच्छा, यहां पर आप जब जानते रहेंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। लगभग 46% जनसंख्या काम कर रही है, लेकिन लगभग 17 से 18% ही जीडीपी में ये क्षेत्र योगदान दे रहा है। तो जीडीपी में योगदान ज्यादातर लोग हैं, लेकिन इनका उत्पादन कम है। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किस चीज से संबंधित है, ठीक है ना। आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। जो द्वितीय क्षेत्र है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है। भैया यहां से आप कच्चे माल लाएंगे ना तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको उत्पाद बनाएंगे, सेकेंडरी जो मार्केट में आता है बिकने के लिए, ठीक है ना। जैसे आलू आपने यहां से लिया तो आलू आपका प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, लेकिन आपने जैसे ही चिप्स बनाया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने की तो कहां पे वो आ जाएगा? आपका सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाएगा। उसको उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? 3-4 वर्ड है, एकदम ध्यान से रख लीजिए। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल की आपूर्ति, ये जो है द्वितीय क्षेत्र है। आते हैं तृतीय क्षेत्र पे। अच्छा, तृतीय जो क्षेत्र होता है इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि यह जो क्षेत्र होता है सेवाओं का उत्पादन करता है। और क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीयक इनको अपनी क्या देता है? सेवाएं देता है। इनको क्या देता है? अपनी सेवाएं देता है, ठीक है ना। इसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे परिवहन, भाई परिवहन का काम आपको यहां पे भी लगेगा और यहां पे भी लगेगा। होटल आपको सेवा देता है ना, सीधी सी बात है। संचार भी आपको सेवा देता है। अरे भाई संचार मीडिया इतने समय है ना, मोबाइल जो आप यूज कर रहे हो ना वो संचार मीडिया ही है, तो आपको सेवा ही दे रही है ना वो। चिकित्सा, आप जाते हो डॉक्टर से सेवा लेते हो, नर्स से सेवा लेते हो आप, तो जो आप चिकित्सा में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, आपको जो है सेवा ही मिलती है। बीमा, रियल एस्टेट, भंडारण, बैंकिंग, जैसे बैंक की सेवा आपको दी जाती है, तो ये सब जो है सेवा क्षेत्र के पार्ट हैं। ये आपको ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा, भूलिएगा मत कि परिवहन, होटल, संचार, चिकित्सा, बीमा, रियल एस्टेट, भंडारण, बैंकिंग, ये सब किस में आएंगे? तो तृतीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 3 मुख्य पार्ट हैं, लेकिन हमने जो है 3 और कैटेगराइज कर दिया है, कभी भविष्य में अगर पूछ ले तो आप बता सकें इसको।
तो यहां पर चतुर्थ क्षेत्र है, देखिए जरा, ये जो चतुर्थ क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र का ही पार्ट है। यहां पर क्या है कि एकदम वेल एजुकेटेड लोग आते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग। जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको जो है चतुर्थ क्षेत्र में हम रखते हैं। यह तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। ज्ञान से संबंधित सेवाएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे सूचनाओं का संग्रहण, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शोध अनुसंधान, सांख्यिकीविद। तो ये आपको याद रखना है कि जो मतलब कि वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, जो ज्ञान से एकदम संपन्न लोग होते हैं, उनकी जो सेवाएं होती हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे पंचम क्षेत्र वाले क्या होते हैं, ये नीति निर्माण में का भागीदार मतलब भाग लेते हैं, जैसे सीईओ हो गए, कंपनी के डायरेक्टर हो गए, है ना, सलाहकार हो गए। तो ये सब लोग पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो उच्च किस्मों वाले सेवाओं एवं उच्च विशेषज्ञों को जो है पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। नीति निर्माण में जैसे वैज्ञानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार, कंपनियों के जो है सीईओ, डायरेक्टर, ठीक है ना, राष्ट्रीय सलाहकार जैसे अजीत डोभाल हैं, तो उनको किस में रखेंगे आप, पंचम क्षेत्र में रखेंगे। ऐसे एक षष्ठम क्षेत्र है जो आपका कैबिनेट मंत्रालय है, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनको किस में आप रखेंगे, षष्ठम क्षेत्र में रखेंगे, ठीक ना भैया। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम क्षेत्र। आई होप आपका हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जितने भी क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो इस पर प्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलते हैं किसी दिन क्वेश्चन को दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।